आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है हिंदुस्तान के पड़ोस में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान कैसे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। गरजेगा रफाल और पाक के कितने काल। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंसा और बवाल के बाद आज नई सरकार का गठन हो गया। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। সশ্রদ্ধ চিত্তে তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব। तो बांग्लादेश में शपथ हो रही थी। भारत ने प्रतिनिधि के तौर पर ओम बिरला साहब को बांग्लादेश भेजा। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता था, लेकिन स्पीकर ओम बिरला पहुंचे बांग्लादेश। दूसरी तरफ बांग्लादेश में देख लिया नई सरकार, लोकतंत्र की बहाली। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में धमाके हो रहे हैं। धमाके में 16 जवान मारे गए हैं और भारत पर आरोप लगा रहे हैं। और इस धमाके में 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बताया गया इस गाड़ी में विस्फोटक था। विस्फोटक से लदी गाड़ी चेकपोस्ट से भिड़ा दी गई और उसके बाद यह धमाका हुआ। पाकिस्तान इसका आरोप हिंदुस्तान पर लगा रहा है। यह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल है। दो पड़ोसी देश का हाल देख लिया। अब भारत तैयारी कर रहा है अपनी ताकत बढ़ाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेलकम किया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का। और भारत ने सदी की सबसे बड़ी डील की है। 3.25 लाख करोड़ डील का दावा है। जब आपके पड़ोसी ऐसे हो तो आपको खुद तैयारी करके रखनी पड़ती है। इसलिए भारत अपनी सैन्य क्षमता, अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और 114 रफाल फ्रांस से खरीदेगा। अब भारत में बनेंगे राफेल और दुश्मनों की हर चाल को कर देंगे फेल। मोदी ने ऐसी डील की कि हिंदुस्तान अब माउंट एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा और दुनिया को अपनी ताकत और तकनीक दिखाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। एक तरफ भारत के पड़ोसियों में उथल पुथल मची है। पाकिस्तान में रोज कोई आतंकी हमला होता है। कभी बीएलए मारता है, कभी टीटीपी लाशों के ढेर बिछा देता है। बांग्लादेश में नई सरकार बन तो गई है, लेकिन कई पार्टियां बॉयकॉट करने लगी हैं। मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान सेना और सत्ता बचाने में उलझे हैं और भारत की तैयारी है हर मोर्चे पर निपटने की। यानी दुश्मन देशों की हर चाल नाकाम करने के लिए मोदी डील पर डील कर रहे हैं और पहले से परेशान पाकिस्तान की नींद उड़ाने लगे हैं। अब देखिए भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। 2 पाकिस्तानी कैदी भाग गए जेल तोड़कर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 पाकिस्तानी थे, उनका सीसीटीवी है, अंदर घुसे और उसके बाद वहां जो पुलिस वाले थे उनके साथ मारपीट की, गोली चलाई, उन्हें घायल किया और जेल ब्रेक करके भाग गए। आपको बंदूक दिख रही है। जेल तोड़ने के वक्त की तस्वीरें। पहले दोनों आपस में खुद लड़े, उसके बाद जब वहां बीच बचाव करने आए तो फिर देखिए पुलिस को मारना शुरू किया, फिर फायरिंग की बंदूक छीनकर। और उसके बाद दावा है जम्मू से किस तरह से जेल तोड़कर भागे। ये एआई जनरेटेड वीडियो है, आपको समझाने के मकसद से बनाया गया।
पाकिस्तानी जेल से भागे, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये हैं वो दोनों पाकिस्तानी, ये दोनों पाकिस्तानी जम्मू के कैद में थे और वहां से दोनों फरार हुए। उसके बाद देखिए पुलिस वालों को जो जख्मी किया है वो तस्वीर सामने आई। ये वो तस्वीर है जिसमें पुलिस नजर आ रही है, जो घायल है पुलिस वाले। जो घायल हुए हैं, दो पाकिस्तानी जो कैद से भागे हैं, उन्होंने इन्हें जख्मी कर दिया है पुलिस वालों को। और उसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू के चप्पे चप्पे पर तलाश शुरू की गई। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। रात का वक्त था जब ये भागे हैं। उसके बाद देखिए हर जगह चेक पॉइंट्स पर जांच शुरू हुई। अब देखिए जरा कैसे भागे ये दोनों कैदी। जम्मू की जेल में बंद दो पाक कैदी अचानक फरार हो गए। जम्मू से पंजाब और राजस्थान बॉर्डर तक हड़कंप मच गया। फरार पाक कैदियों की सीसीटीवी तस्वीर आई तो होश उड़ गए। जेल में दोनों पाक कैदी पहले लड़ने का नाटक करते हैं दोनों, और जब पुलिसकर्मी उन्हें रोकने आते हैं तो उन पर ये फायर कर देते हैं। फायरिंग से दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और पाक कैदी फरार हो गए। जेल में बंद एक पाकिस्तानी कैदी का नाम था सनाउल्लाह। सनाउल्लाह 2021 में रजौरी में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया था। दूसरा पाक कैदी एहसान 2019 में पुंछ में घुसपैठ करते दबोचा गया था। उस वक्त दोनों नाबालिग थे तो उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया। खबर है कि दोनों कैदियों को अब बड़े जेल में शिफ्ट करने की तैयारी है, इसलिए प्लान बनाकर पाक कैदियों ने फायरिंग की और भाग गए। इस मामले में एक तरफ 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मोबाइल सर्विलांस से लेकर खुफिया विभाग तक मदद ली गई और 24 घंटे के अंदर इन दोनों को दबोच लिया गया। इनकी लोकेशन मिली पंजाब में और फिर पंजाब तक पुलिस पहुंची है और पंजाब लोकेशन मिलने के बाद वहां एसटीएफ ने इन्हें पकड़ लिया। अब आपको दिखाऊं, देखिए जरा, इसके बाद इन दोनों को पकड़ा है एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने। कामयाबी है, दोनों पाक कैदियों को दोबारा दबोचा गया। जम्मू के आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट के जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से 2 पाकिस्तान नेशनल और 1 इंडियन नेशनल ने जेल ब्रेक करके एस्केप किया था। हमने दोनों वो पाकिस्तान नेशनल्स को एप्रीहेंड कर लिया। जो ये 2 पाकिस्तान नेशनल्स थे, इनका नाम मोहम्मद सनहुल्लाह, ये 20 साल का है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। दूसरा एहसान अनवर, ये 21 साल का है और डिस्ट्रिक्ट नानकना साहिब, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। इनको आज हमने एप्रीहेंड करके जेएंडके पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो जो हमें फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, इन्होंने यूपी से होते नेपाल से आगे जाना था। सर देखिए, जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिमिनरी इंटेरोगेशन अभी हुई है, जेएंडके वालों ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर और असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट का। वो उनको सारी फॉर्मेलिटीज लीगल करके अरेस्ट करके पुलिस रिमांड में उनसे डिटेल पूछताछ में जो भी अगर कोई वेपन यूज हुआ है, कोई डिजिटल डिवाइस है, कोई अगर गाड़ी का प्रयोग किया भागने में, तो वो रिकवरी कर सकते। अब इस धमाके के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान में मुनीर की सेना पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए पाकिस्तानी फौज के लिए यमराज बना हुआ है, तो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाक सेना पर भीषण हमले हो रहे हैं। इस बार आतंकियों ने 16 पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछा दी हैं और सरहदी इलाकों में पाक सेना की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि आतंकियों ने हमला अफगान पाक बॉर्डर के बाजौर पर किया है। पाक सेना जिस बाजौर में कड़ी सुरक्षा पर तैनाती का दावा करती थी, वहां आतंकी बारूदी कार से आए और पाक आर्मी के चेकपोस्ट को उड़ा दिया। कार धमाके से चेकपोस्ट तबाह हो गया और पूरा इलाका कांप उठा है। धमाका इतना भीषण था कि आसपास से गुजर रहे 10 लोग जख्मी हो गए
और धमाके की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची की भी जान चली गई। इस आत्मघाती हमले से बाजौर से इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना और सरकार बचाव के बहाने खोजने लगी और अपनी नाकामी का ठीकरा उसने हिंदुस्तान पर फोड़ना शुरू कर दिया है। कहा चेकपोस्ट भारत के प्रॉक्सी टीटीपी के आतंकियों ने हमला किया है और हम इन आतंकियों को खत्म करने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी के 12 आतंकवादियों को मारने का भी दावा कर दिया है। अब देखिए, भारत के लिए चिंता की बात यह है कि आपका पड़ोसी ऐसा है जिसने सांप पाले हुए हैं, तो आप कैसे बचेंगे? आपको अपनी तैयारी खुद करनी है और उसकी तैयारी के लिए भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। राफाल की बड़ी डील भारत कर रहा है। यह राफाल खरीदने जा रहा है और डील किससे हो रही है? मुंबई की सड़कों पर सुबह सुबह एक शख्स जॉगिंग कर रहा था। लोगों ने देखा कि कौन है यह शख्स। पता चला ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं जो मुंबई की सड़क पर जॉगिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैक्रो से मायानगरी में थे तो सेलिब्रिटीज भी मिले। अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, ये सारे एक्टर्स फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले और तस्वीरें खिंचवाई। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें, संभवतः होटल ताज की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। जिन स्टार्स से मिले मैक्रो, ये वो बॉलीवुड एक्टर्स हैं। उसके बाद मैक्रो की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच बड़े समझौते होने थे। उसमें रफाल फाइटर भी शामिल है। थैंक यू सर। और इतना ही नहीं, एक खास हेलीकॉप्टर, वो उससे पहले आपको दिखाऊं। मैक्रो देखिए पहुंचे। 26/11 अटैक मुंबई में हुआ था, उनके शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे। इस आतंकी घटना को हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता, इसलिए भारत पूरी तैयारी में है। भारत एक और हेलीकॉप्टर बनाने जा रहा है। H-125 हेलीकॉप्टर भारत फ्रांस बनाएंगे। We will now have live visuals from the site in Karnataka. अब देखिए जरा भारत कैसे फ्रांस से ये रफाल फाइटर खरीदने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच आज रिकॉर्ड तोड़ डील हो रही है। भारत 3.25 लाख करोड़ के सैन्य उपकरण फ्रांस से खरीदेगा और जब आपने पाकिस्तान जैसे पड़ोसी पाल रखे हो तो फिर यह ताकत जरूरी है, जो कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद है। मोदी ने कहा भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकेंगे। टाटा और एयरबस मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। इतना ही नहीं, भारत फ्रांस से 114 रफाल फाइटर खरीदेगा। डील के तहत 114 में से 18 जेट तैयार हालत में सीधे फ्रांस से मिलेंगे। बाकी 96 रफाल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में ही बनाए जाएंगे। डील की सबसे खास बात है कि इसमें 24 विमान सुपर रफाल होंगे। भारत में बनने वाले 96 रफाल में 60% स्वदेशी पार्ट्स लगेंगे। रफाल जेट का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा। डसो एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर निर्माण करेगी और डील के बाद फ्रांस के अलावा भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास इतनी एडवांस क्षमता वाले रफाल फाइटर जेट होंगे। इसे वायुसेना की ताकत और तकनीक में बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। हालांकि भारत ने 2016 में भी फ्रांस से 36 रफाल डील की थी। 2022 तक सभी 36 रफाल फ्रांस ने भारत को सौंप दिए, जिन्हें हरियाणा और बंगाल के एयरबेस पर तैनात किया गया है। तो सोचिए जरा, 114 रफाल आ जाएंगे तो भारत की पावर क्या होगी। सुनिए जरा मैक्रो क्या कह रहे हैं और पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। रफाल हो, पनडुब्बियां हो या 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के इंजन, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में फ्रांस मेक इन इंडिया का एक दृढ़ भागीदार है। हमारा उच्च स्तरीय सहयोग हमें अगली पीढ़ी के इंजन, बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर
उन्नत लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां आदि विकसित करने में सक्षम बनाता है। हम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विश्वास रखते हैं और जैसा कि आपने चाहा हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। हम दोनों रणनीतिक स्वायत्तता में विश्वास रखते हैं। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस टू द टॉलेस्ट माउंटेन। अब सोचिए जरा, भारत रफाल खरीद रहा है, पड़ोस में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास कौन सा फाइटर है? यह है पाकिस्तानी फाइटर JF-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास है, जो उसने चीन से लिया है। पाकिस्तान ने इस फाइटर का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए आइए देखें भारत के हथियार और पाकिस्तान के हथियार में उसमें कितना दम है। ये आपके सामने रफाल और ये JF-17। स्पीड की बात करें, रफ्तार की, तो रफाल 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और पाकिस्तान का JF-17 1910 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज यानी कितनी दूर जाकर मार सकता है, उसमें रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है, 3700 किलोमीटर। JF-17 की परिचालन सीमा 1200 किलोमीटर है। कुल वजन देखिए, रफाल का जो वजन है वो 24,500 किलो वजन के साथ ही उड़ सकता है रफाल, और JF-17 12,700 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। हथियार, रफाल 9,500 किलो तक के हथियार ले जा सकता है, लेकिन JF-17 सिर्फ 3600 किलो तक हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल देखिए जरा, ये 3 तरह की लंबी दूरी की एडवांस मिसाइलों से लैस है रफाल, और JF-17 पाकिस्तान के इस जेट में BVR मिसाइलें लगती हैं। रफाल में मेटियोर, हैमर, स्कैल्प मिसाइलें लगती हैं। JF-17 में हल्की और 40 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें लगती हैं। अब देखिए रडार के मामले में कौन कितना तेज है। यह आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। JF-17 के नए वेरिएंट में भी आधुनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है। भारत के पास 36 रफाल पहले से मौजूद है। पाकिस्तान के पास 2 तरह के कुल 103 JF-17 मौजूद है, लेकिन भारत अब 114 रफाल आने के बाद यह संख्या 150 हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की सेना में 86 JF-17 जेट्स ही इस वक्त सेवा में है। निर्माण फ्रांस से खरीदा है, लेकिन 80% से ज्यादा जेट अब भारत में बनेंगे। चीन ने खरीद कर चीन से खरीदा, पाक में बना, लेकिन पार्ट चाइनीज है। और सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 का क्या हश्र हुआ। सुनिए जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। देखिए जरा, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा भस्मासुर खुद उनका बनाया खड़ा किया आतंकवाद ही है। TTP की बात करें, 1990 के दशक में पाकिस्तान ने तालिबान बनाया। 2007 में बना TTP पाक पर भीषण हमले कर रहा है। पाक ने तालिबान पर हवाई हमले किए तो TTP और खूंखार हो गया। 2024 में 800 हमले किए, पाक में 1600 से ज्यादा जान गई हैं। 2025 में TTP ने पाकिस्तान में 2300 से ज्यादा को ढेर कर दिया है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी पाक के आतंक से ही साल 2000 में बनी। पाक सेना की क्रूरता बढ़ी तो BLA ने हथियार उठा लिया। अब वो पाक सेना का जानी दुश्मन है और भीषण हमले कर रहा है। पिछले 2 साल में पाक फौज पर 1500 से ज्यादा हमले कर चुका है।
बीएलए ने 2 साल में 2500 से ज्यादा पाक सैनिकों की जान ली और कह दिया है जब तक आजाद नहीं करोगे तब तक रुकेंगे नहीं। आईसिस, बलोच और टीटीपी से निपटने के लिए आईसिस को पनाह दी पाकिस्तान ने। भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लश्कर आईसिस में दोस्ती कराई, लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों पर आईसिस खुरासान ने हमले तेज कर दिए। पिछले महीने इस्लामाबाद की जिस मस्जिद में धमाका हुआ था, 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो हमला आईसिस ने ही कराया था। देखिए जरा, इसलिए भारत सिर्फ रफाल नहीं खरीद रहा है, पड़ोस में इस्तेमाल करना है इसलिए मिसाइल भी खरीद रहा है। ये जो भारत और फ्रांस के बीच डील हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई, समझौते हुए, और इन समझौतों में शामिल देखिए क्या है। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हैमर मिसाइल। ऐसी हैमर मिसाइल की भी डील हो रही है फ्रांस के साथ। देखिए जरा, ये रफाल में लगती कहां है? ये आप देख रहे हैं रफाल का निचला हिस्सा है, और ये देखिए यहां लगती है ये हैमर मिसाइल। जब पाकिस्तान को भारत ने पीटा ऑपरेशन सिंदूर में, तो इसी हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया था, रफाल में लगाकर दागी गई थी ये मिसाइल। देखिए आतंकियों के लिए कैसे काल है ये मिसाइल, ये आपको दिखाता हूं। ये है वो मिसाइल जो आप देख रहे हैं, और यहां लगती है। भारत फ्रांस समझौते में हैमर मिसाइल का सौदा शामिल है। रफाल में लगने वाली ये मिसाइल भारत पहले फ्रांस से लिया करता था, लेकिन नए समझौते के बाद अब इसका निर्माण भी भारत में होगा। इस मिसाइल में हैमर शब्द का मतलब हथौड़ा होता है। जिस तरह हथौड़े का वार किसी सतह को समतल कर देता है, वैसे ही ये मिसाइल अपने लक्ष्य को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है। हैमर मिसाइल एक तरह का तेज और सटीक गाइडेड बम है जो हवा से जमीन पर सटीक हमला करने की ताकत रखता है। इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जिससे निशाना चूकता नहीं, और इसकी मारक क्षमता करीब 60 से 70 किलोमीटर तक है। ये पहाड़ी इलाकों को और मजबूत बंकरों को भी लक्ष्य को भेद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें 125 किलो से 1000 किलो तक विस्फोटक का विकल्प है। एक रफाल में 250 किलो की 6 हैमर मिसाइलें लग सकती हैं जो एक साथ अलग अलग ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। भारत में इसका निर्माण होने से वायु सेना को तेजी से आपूर्ति मिल सकेगी। बड़ी चीज ये है, और विदेशी निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते रफाल के साथ भारत जितनी जरूरत है उतनी हैमर मिसाइल भी बना सकेगा। सुनिए जरा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। हम आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं और हम सभी आतंकवादी समूहों को नकारते हैं। 2026 में हमारे रिश्तों को और तेज करेगा। ये सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित बात नहीं है, बल्कि ये दो बड़े देशों की मजबूत साझेदारी है। भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान, हर सेक्टर में अपनी इच्छा और भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब देखिए जरा इमरान खान को कैसे जेल से बाहर निकाला जाए, इसके लिए क्रिकेटर्स सामने आए हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी। दुनिया के 14 पूर्व क्रिकेटर कप्तान इमरान की जान बचाने आगे आए। इनमें भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर और कपिल देव भी शामिल हैं। पाकिस्तान के बड़बोले बयान और एक्शन की दोनों खूब आलोचना करते हैं, लेकिन इमरान की जान बचाने के लिए भारत के दिग्गजों ने चिट्ठी लिखी और उनकी पाक सरकार को लिखी चिट्ठी की हर जगह चर्चा हो रही। चिट्ठी में इमरान की सेहत और जेल में बर्ताव पर चिंता जताई गई। कहा गया इमरान की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट से हम बहुत परेशान हैं। जेल में उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाने से की खबर हमें हैरान कर रही है। जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान को इतना सम्मान दिलाया, वर्ल्ड कप जिताया, जिसने लीडरशिप और संघर्ष से सीमाओं के पार जाकर पीढ़ियों को प्रेरित किया, हम उस साथी खिलाड़ी इमरान और उसकी खेल भावना का सम्मान करते हैं। शाहबाज सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान में उसे यह सब मिले। मतलब पाक के पूर्व कप्तान को पूरा सम्मान और सही इलाज मिलना चाहिए। हाल में पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इमरान की सेहत पर एक रिपोर्ट आई। इसमें खुलासा हुआ कि इमरान की एक आंख की 85% रोशनी चली गई। इमरान की पार्टी और पूरे पाकिस्तान में इस रिपोर्ट से बवाल मचा। खबर है कि इमरान की आंख में खून का थक्का तक जम गया था, लेकिन सरकार या जेल प्रशासन से उनकी सेहत को गंभीरता से नहीं लिया गया। आरोप लग रहे हैं कि पाक सरकार चाहती है कि इमरान अंधे हो जाएं। इसी के बाद से पूरी दुनिया में इमरान और उनकी सेहत की बात हो रही है। सुनिए जरा, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं एक और ग्राफिक्स अगर आपके पास है, जिसमें कि आखिर कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिनके नाम, उनमें सुनील गावस्कर, कपिल देव हैं,
माइकल एथर्टन है और एलन बॉर्डर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान। इसके अलावा माइक ब्रेयरली है, ग्रेग चैपल है, डेविड गोवर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल है और बेलिंडा क्लार्क है, ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की पूर्व कप्तान। साथ ही स्टीफन फ्लेमिंग, नासिर हुसैन, स्टीव बॉक, जॉन राइट और क्लाइव लॉयड। और ये बात पाकिस्तान की हो गई। अब बात दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश की। बांग्लादेश सरकार में हिंदू मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बांग्लादेश में आज शपथ हुई, तारिक रहमान ने शपथ ली है और तारिक के साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে সরকারের तारिक रहमान के साथ दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली है और इनमें हिंदू मंत्री भी हैं, बौद्ध मंत्री भी हैं जिन्होंने शपथ ली। আমি ও নিরাপত্তা বিধান করিব, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া এর নিকট প্রকাশ করিব না। নবনিযুক্ত आइए अब उनकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं बौद्ध मंत्री दीपेन दीवान और हिंदू मंत्री निताई रॉय, इन दोनों ने भी शपथ ली है। तो उम्मीद बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कि उनके दिन ठीक होंगे और वहां जो हिंसा और अत्याचार कट्टरपंथी कर रहे हैं वो रुकेंगे। তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করেছি। बांग्लादेश में नई सरकार बन गई, तारिक रहमान ने पीएम पद की शपथ ले ली और इसी के साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका हक भी मिलने लगा है। तारिक रहमान की सरकार में 2 अल्पसंख्यक नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए। एक हिंदू और एक बौद्ध नेता को सरकार में शामिल कर कट्टर सोच को सीधा तमाचा लगा है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले जमात इस्लामी ने शपथ का बॉयकॉट कर दिया। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह बांग्लादेश में नए दौर की शुरुआत है जहां कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं। अब आपको मिलवाता हूं कि शपथ लेने वाले हिंदू मंत्री कौन हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनकी सरकार में 25 कैबिनेट, 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तारिक की मंत्रिमंडल में एक हिंदू, एक बौद्ध मंत्री शामिल है। हिंदू नेता निताई रॉय चौधरी हैं और बौद्ध मंत्री दीपेन दीवान है। दरअसल बांग्लादेश चुनाव में 4 अल्पसंख्यक नेता चुनाव जीते। जीत दर्ज करने वालों में 2 हिंदू हैं, 2 बौद्ध नेता शामिल हैं। निताई रॉय 77 साल के निताई रॉय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मगुर 2 इलाके से जीत दर्ज की है और जमात के प्रत्याशी को 30,000 वोटों से हराया है। कट्टरपंथी पार्टी जमात के प्रत्याशी को हराया। वो सबसे पहले साल 1988 में सांसद चुने गए और उसके बाद 2026 में बीएनपी सरकार में मंत्री बने। अगला नाम है दीपेन दीवान, चमका बौद्ध बहुसंख्यक समाज से हैं वो। उन्होंने दक्षिण पूर्व रंगमती जिले की सीट से जीत हासिल की है। 62 साल के दीपेन दीवान कई साल से राजनीति में सक्रिय हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सलाहकार सुबिमल दीवान के बेटे हैं और एक तरफ मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक नेता को शामिल किया गया तो दूसरी ओर जमात इस्लामी ने इस शपथ का विरोध किया और तारिक की शपथ ग्रहण में शामिल होने भी नहीं पहुंचे। दावा है कि जमात की हार की वजह से ही शहबाज शरीफ भी इनकी शपथ में नहीं आए हैं और इसलिए जमात ने बॉयकॉट किया है। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। 17 देशों को संभवतः ये आमंत्रण मिला, हम भी उनमें से एक हैं। और बांग्लादेश में चाहे अवामी लीग हो या बीएनपी हो, उनको भारत के कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके निर्माण में, उनके जन्म में भारत की जो भूमिका रही है उसको कोई भी तथ्य नकार नहीं सकता। लेकिन ये बेहद आवश्यक है कि साउथ एशिया में एक नजीर पेश की जाए ताकि अलग अलग देशों में जो अकलियत है वहां की, वो अपने को महफूज महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। एक ऐसे निजाम की हम शुभकामनाएं दें। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से ठीक पटरी पर आएंगे। जो हमने देखा पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से, रेडिकलाइजेशन के इन्फ्लुएंस से जो हमें कमी दिख रही थी, वो फिर से उसमें सुधार होगा, यही अपेक्षा है। अब देखिए जरा, न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भी आया था लेकिन भारत में इमैनुअल मैक्रो आए हैं, इसलिए पीएम मोदी नहीं गए। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को भेजा गया है। स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से उन्होंने मुलाकात की है। अब सवाल यह है, जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में आखिर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या सुधरने वाले, क्या रिश्ते बेहतर हो जाएंगे?
उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। आज तारिक रहमान की शपथ ग्रहण में बिरला साहब पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी का बधाई संदेश तारिक रहमान को दिया। इससे पहले भी तारिक की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। दोनों ने फोन पर बातचीत की, रिश्ते मजबूत करने पर फोकस किया था। कई बार बांग्लादेश की तरफ से ऐसे ही संदेश दिए गए। कुछ दिनों पहले तारिक रहमान ने भारत से रिश्ते पर कहा था, हम हमेशा राष्ट्रीय हित, लोगों की भलाई को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने संतुलित तरीके से रिश्ते सुधारने की बात कही है। इसके अलावा बीएनपी नेताओं ने भी भारत के पक्ष में बयान दिया। बीएनपी नेता हुमायूं कबीर ने कहा, हमें रिश्ते रीसेट करने चाहिए। वहीं बीएनपी नेता फखरुल ने कहा, हम भारत से बातचीत जारी रखेंगे, हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते। ये बातें पागलपन भरी हैं। इससे पहले भी दोनों देशों ने मतभेदों के बाद मजबूत रिश्ते बनाए रखे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीएनपी नेता। हमारी विदेश नीति किसी खास देश को लेकर अलग नहीं है। हमारी नीति सबके लिए समान है। ये दोनों देशों की आपसी साझेदारी और आपसी सम्मान पर निर्भर करता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब एक दिल दहला देने वाली खबर, पूरे देश को इस खबर ने झकझोर के रख दिया है। नाबालिग ड्राइवर ने मार डाला एक 23 साल का युवा, जिसने न जाने कितने ख्वाब, कितने सपने देखे थे। मां अकेली उसे पाला पोसा बड़ा किया, और जब वो नौकरी करने लगा, मां के लिए उनका सहारा बना, तो एक एक्सीडेंट ने इस बच्चे की जान ले ली। सबसे पहले देखिए, मां की सुनवाई नहीं थी तो मां ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। तब दुनिया को खबर लगी। इना साहिल दनेसरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. मैं इना साहिल दनेश। सोचिए मां कितनी बेबस थी, वीडियो बनाना पड़ा कार्रवाई के लिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ। ये एआई वीडियो है, आपको समझाने के लिए। कुछ इस तरह से हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सवार जो नाबालिग गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि साहिल की बाइक को टक्कर मारी और साहिल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यानी उसी वक्त उसी जगह पर साहिल की मौत हो गई। दूसरी तरफ मैं आपको उस रियल तस्वीर तक दिखाता हूं कि वो स्कॉर्पियो के अंदर से रील बन रही थी, जो गाड़ी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। दूर आपको बाइक दिखाई देगी, वही साहिल की बाइक है। स्कॉर्पियो के आगे साहिल की बाइक थी, ये देखिए लाल एरो से आप देख रहे हैं, यही साहिल की बाइक। और यहीं पर इसी वक्त हादसा हुआ जब पीछे बस को ओवरटेक करने के लिए रफ्तार बढ़ाई और गाड़ी पर टक्कर लगी। आइए अब आपको लिए चलता हूं उस एक्सीडेंट साइट पर जहां स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। उसके बाद साहिल की बॉडी, साहिल की बाइक और वो स्कॉर्पियो गाड़ी और एक और टैक्सी जिसे टक्कर लगी, वो सब मौजूद थे। ये आप वो गाड़ी देख रहे हैं, वो टैक्सी जिसे टक्कर लगी। उसके पीछे आपको वो स्कॉर्पियो नजर आ रही है जो वो नाबालिग चला रहा था, और ये साहिल की बॉडी को ढका गया है। साहिल की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये साहिल की बाइक है, पूरी तरह से बाइक चूर और परखच्चे उड़ गए उसके। और देखिए ये हादसा हुआ कैसे, आपको बताऊं। दिल्ली में रफ्तार और रील के नशे ने मार डाला है।
3 फरवरी को द्वारका साउथ में भीषण दुर्घटना हुई। स्कॉर्पियो ड्राइवर ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। वक्त था सुबह 11:57। टक्कर के बाद बाइक सवार दूर जाकर गिरा, जबकि स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा गई। सड़क किनारे खड़ी डिजायर को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में डिजायर का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया पुलिस, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिल को, साहिल ये बाइक चला रहा था। मृतक की मां का दावा है गाड़ी में ड्राइवर की बहन उसके साथ बैठी हुई है। लड़के की बहन गाड़ी में रील बना रही है। क्या वो रील गाड़ी की रफ्तार की बना रही थी, कितनी तेज गाड़ी चलती है। स्कॉर्पियो से बस के सामने स्टंट करने की कोशिश की गई। इसी चक्कर में 23 साल के बाइक सवार साहिल को टक्कर मार दी। दावा है इस दौरान ड्राइवर ने ब्रेक तक नहीं लगाया। साहिल उस वक्त घर से अपने ऑफिस जा रहा था। नाबालिग ड्राइवर को बचाने के लिए परिवार ने बहुत कोशिश की। एफआईआर में शुरुआत में आरोपी की उम्र लिखी थी 19 साल। आरोपी ने मौके पर घबराहट में उम्र को लेकर झूठ बोला। लाइसेंस था नहीं, उसने 19 साल उम्र बता दी, लेकिन पुलिस जांच में साबित हुआ कि वो नाबालिग है। दावा है कि आरोपी का बड़ा भाई भी मौके पर पहुंचा था। अपना लाइसेंस दिखाकर गाड़ी चलाने का उसने दावा किया। पुलिस की सख्ती के बाद परिवार ने माना गाड़ी नाबालिग चला रहा था। नाबालिग आरोपी को जमानत के बाद पीड़ित की मां ने एक वीडियो शेयर किया। मृतक साहिल की मां ने कहा, रीलबाजों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। सिंगल मदर के तौर पर 23 साल तक अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। अब वो पूरे मामले में इंसाफ की मांग कर रही हैं। सुनिए जरा साहिल की माता जी क्या कह रही है। बाप सबसे पहले जिम्मेदार है। माँ बाप को अपने बच्चों की एज नहीं पता होती। माँ बाप को सब पता होता है मेरा बच्चा कितनी एज का है, उसको क्या देना है, 2 व्हीलर देना है, 4 व्हीलर देना है, उसकी एज के हिसाब से। क्या ये कोई तरीका नहीं है कि आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है और आपने उनको दोनों बहन भाइयों को छोड़ दिया रोड पे। बहन तो समझदार है ना, बहन तो जुमेनाइल नहीं है। बहन रील बना रही है। आप ये देखिए कि वो तो जुमेनाइल नहीं है, शी इज इक्वली कल्प्रिट। जब घर में वो अपने बाप को देख रहे हैं कि वो हमारा बाप ट्रांसपोर्टर है, उसने पहले भी छुड़ाया ही होगा ना इसको। 13 चालान आए हुए हैं तो पहले भी उसको पता होगा ना कि मेरा बाप भर देगा, तभी वो इस तरह से बार बार एक एक्ट करे जा रहा है। तो बाप की गलती है। साहिल की माता जी सिंगल मदर है। अकेले पाल पोस कर बच्चे को 23 साल तक बड़ा किया। उसके सारे सपने और ख्वाब आज भी उनके घर में बस रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं, साहिल की मां साहिल के वो खिलौने लेकर बैठी हैं, उनकी तस्वीरें लेकर बैठी हैं। दीवारों पर साहिल ने जो लिख रखा है, साहिल को जो करना था जिंदगी में, वो सब मौजूद है। कपड़े हाँ, मैं देख रही हूँ आपके बेड पर उसके टॉयज हैं। ये आप लेके बैठी हैं एक टॉय कार, उसकी तस्वीरें और उसका आईपैड, उसके कपड़े, उसके वुलन कपड़े। ये उसका कमरा था। हाँ। 23 साल से उसका कमरा था। नहीं, हम यहाँ पे 2015 में आए थे। आपको नहीं पता किसकी फैमिली कौन चला रहा है, उनके घर में बच्चे, उनकी फैमिली की क्या मेहनत। आइए अब आपको बताऊं साहिल के बारे में और जो नाबालिग गाड़ी चला रहा था। 3 फरवरी को हादसे में साहिल धनेश्रा की मौत हुई। साहिल धनेश्रा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हादसे वाले दिन साहिल घर से ऑफिस जा रहे थे। साहिल धनेश्रा अपनी मां के साथ रहते थे। साहिल की मां का नाम इन्ना माकन है। साथ ही उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जो वायरल हो गया। मेरा बेटा अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बना रहा था, लेकिन लापरवाही और रसूख की रफ्तार ने मेरा घर उजाड़ दिया है। क्या किसी की जान की कीमत इतनी सस्ती है। 23 साल अकेले एक सिंगल मदर के रूप में पाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साहिल की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। सिर के बाईं ओर खोपड़ी में फ्रैक्चर था। स्कैल्प के नीचे खून का थक्का पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी चोटें बेहद गंभीर थीं। फेफड़ों को नुकसान पहुंचा और दिमाग में सूजन मिली। ये सभी चोटें सड़क हादसे के दौरान हुआ करती हैं। सिर और छाती पर कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। बाईं ओर की चौथी, पांचवी और छठी पसलियां टूटी मिली। दोनों फेफड़ों की झिल्लियों में खून पाया गया है। दूसरी तरफ वो नाबालिग जो स्कॉर्पियो चला रहा था, वो ड्राइवर था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। दावा है कि उस गाड़ी की तेज रफ्तार के 13 चालान पहले से हो रखे थे स्कॉर्पियो के। परिवार ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। घटना के बाद नाबालिग ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ड्राइवर की उम्र 17 साल है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया।
10 फरवरी को उसे अंतरिम जमानत दे दी गई। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने को लेकर उसे बेल मिली है। आरोपी के पिता द्वारका के एक ट्रांसपोर्टर हैं और गाड़ियां चलवाते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साहिल की मां, दोस्त और मामा। मतलब ये उसका बचपन का टॉय है जो उसने किसी को नहीं देने दिया कभी। ये उसका ड्रीम होम था। तो मम्मी मैं आपको इस घर में रखूंगा, ऐसे घर में रहेंगे हम। मैंने अपने लिए गोल सेट करे। मेरे को आप नहीं समझोगे, मैं अपने लिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैंने लिखा है सब कुछ। अगर आज नहीं सोचेंगे तो और माएं खोती रहेंगी अपने बच्चों को। कभी ना कभी तो, कभी एक साथ ज्यादा माएं खो देंगी, उस दिन याद आएगा लोगों को। दूसरों की न्यूज देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की हस्तियां नहीं देखी, और पहली बार देखी तो अपने बच्चे। हर दिन कभी ये घर पर नहीं बैठा होता था। हमसे भी बहुत कम मिलना हो गया था इसका, क्योंकि काम था, लेकिन हम समझते थे क्योंकि एक आम इंसान को कमाना पड़ता है। तो इसका यही सीन था सारा। बहुत मोटिवेटेड बंदा था। अगर आप इसका रूम भी देखोगे, हर जगह कोई ना कोई क्यूट मिल जाएगा आपको। बहुत डिसिप्लिन बंदा था। हमें भी यही कहता था कि भाई तुम भी मेहनत करो, क्योंकि माँ बाप एक ही होते हैं और माँ बाप का सपना पूरा करना हमारा भी सपना होना चाहिए। तो अपनी मम्मी के लिए वो सारी मेहनत कर रहा था। गड़बड़ तो है ही सर, ये सीधी सीधी वो बचाने की कोशिश है, और क्या है। किसकी तरफ से बचाने? पुलिस की तरफ से, और क्या है। क्यों ऐसा? पहले दिन उन्हें 19 साल दिखा दिया, फिर अगले दिन वो 17 साल दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या है। ये प्रशासन से यही मांगे हैं कि उसका सजा होनी चाहिए उनको। और जो है, अगर बेटे को नहीं होती तो बाप को जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको पता है, जब उसको क्या नाम है लाइसेंस नहीं है, लग्जरी गाड़ियां दे रहा है, ऑटोमेटिक गाड़ियां दे रहा है, चलानी नहीं आती गाड़ियां। उससे पहले भी कई कांड कर चुका है वो। सर जी हमारा तो एक ही लोता था, और हमारा तो एक ही चिराग था घर का। अब हम तो बस, माँ उसके लिए ही लड़ रही थी, और वो बस माँ बेटे दोनों खुश थे। हमारा तो सब कुछ ही खो दिया उसने। अब देखिए जरा, सवाल ये है, बहुत से रीलबाज, बहुत से नाबालिग ऐसी गाड़ियां चलाते हैं रील बनाने के लिए। केवल रील के शौक में एक्सीडेंट भी होते हैं और जाने भी जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक नाबालिग अगर गाड़ी चला रहा है, किसी की जान ले ले, तो सजा पिता को होती है। क्या रीलबाजों पर भी कानून बनाने का वक्त आ गया है? नाबालिग के एक्सीडेंट के बाद पिता के जेल जाने का खतरा है। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के मुताबिक अगर कोई नाबालिग सड़क पर एक्सीडेंट कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी उसके अभिभावकों की है। ऐसे में गाड़ी के मालिक या पिता के खिलाफ केस दर्ज होता है। इतना ही नहीं, नाबालिग के पिता की गिरफ्तारी हो सकती है। दोषी पाए जाने पर गाड़ी की चाबी देने वाले परिजनों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही इसमें 25,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। नाबालिग अगर कार चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25,000 का चालान होता है। कानूनन 18 साल से कम उम्र के लोगों का गाड़ी चालान मना है। गाड़ी चलाना मना है और 18 साल की उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। इस तरह के केस में 3 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन कई बार इस तरह के केस में गिरफ्तारी नहीं होती है। कई बार वकील यह साबित कर देते हैं कि परिवार की जानकारी के बिना ही नाबालिग गाड़ी लेकर चला रहा था। ऐसे में सजा से बच जाते हैं। 2023-24 में सोचिए 11,890 एक्सीडेंट में नाबालिग शामिल थे। सरकार ने संसद में इन हादसों की जानकारी दी थी। एक स्टडी के मुताबिक ड्राइविंग के लिहाज से भारत खतरनाक देशों में 53 देशों में हुई स्टडी में भारत इस मामले में 5वें नंबर पर है। इसमें साउथ अफ्रीका की सड़कों को सबसे खतरनाक बताया गया है। सुनिए जरा, आरोपी के पिता, आरोपी नाबालिग के पिता क्या कह रहे हैं। एनडीटीवी ने उनसे बात की है और पुलिस क्या कह रही है। नाबालिग बच्चे को आप स्कॉर्पियो गाड़ी दे रहे हैं और वो दुर्घटना करता है, इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? देखिए, मैं मौजूदा हालत घर में नहीं था, मैं बाहर था, और बच्चा अनजाने में गलती कर दिया है। अनजाने में गलती कर दिया? गलती कर दिया, अनजान मतलब वो लेके गलत कर दिया। ये बहुत गलत है। मैं शर्मिंदा। गाड़ी के 13 चालान है, इसके पहले ओवर स्पीड के चालान हुए हैं और भी चालान हुए हैं। अगर ये गलती एक बार करता, बार बार चालान आ रहे थे, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया बेटी? जो हमारे ड्राइवर ले जाते हैं, जो हमारे ट्रकों का काम है कमर्शियल व्हीकल का, उसमें हमारे ड्राइवर से चलान है, ना कि उस बच्चे से चलान है कोई भी। कभी मना किया आपने उसको कि गाड़ी मत चलाओ? कभी समझाया आपने उसको? नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं था जो गाड़ी चलाता है। तो नहीं होगा ना कि पहले दिन गाड़ी में बैठा हो, पहले दिन दुर्घटना हो गई, पहले भी गाड़ी चलाता रहा होगा ना, वो पहले भी गाड़ी लेके निकला होगा, आपको आपने देखा भी होगा उसको। कभी समझाया अपने बेटे को कि बेटा गलत कर रहे हो आप? नहीं, मेरे नज़र में नहीं था। मुझसे बहुत डरता था। अच्छा, मेरे नज़र में नहीं था। उसके बाद डीएल भी नहीं था? नहीं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तुरंत उसको आईजीआई हॉस्पिटल एडमिट किया गया
और साथ ही साथ जो एक्यूज था उसने इनिशियली अपनी एज जो थी वो 19 साल बताई और उसके बाद उसके फादर को बुलाया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स लाए गए तो उसकी एज 17 साल कुछ महीने निकली है। इमीडिएटली उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस बच्चे को, जुवेनाइल को 3 तारीख को ही ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया और उसको 10 तारीख को अंतरिम रिलीफ मिला है एग्जाम के लिए। फादर को भी हम चार्जशीट कर रहे हैं एमवी एक्ट के तहत और फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर निकलते हैं, गाड़ी चलाते हो तब भी सावधान रहिए और पैदल चल रहे हैं तब भी सावधान रहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, भारत में एआई का महाकुंभ। भारत में एआई समिट हो रही है और उसकी तस्वीर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई इंपैक्ट समिट में पहुंचे। और एआई समिट में जो देखने वाला है वो तस्वीरें देखिए। Since you can see the hands are moving in a way that kind of दिल्ली के भारत मंडपम में एआई का महाकुंभ लगा है। इसमें कई ऐसे खास रोबोट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगे। जैसे कि ये एक एआई रोबोट है जो हर तरह के काम करने में सक्षम है। ये डांस कर सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है, आपको किसी चीज में दिक्कत हो तो उसके बारे में बता सकता है, पढ़ा सकता है। इंसान जैसे व्यवहार और क्षमताओं की वजह से इसकी खूब चर्चा हो रही। आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस में ऐसे रोबोट्स आपको पढ़ाते हुए भी दिखेंगे। इसके साथ ही रोबोटिक डॉग ने भी अपना ध्यान सभी की ओर खींचा है। देखने में इसका आकार कुत्ते जैसा है जो खास परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगातार 24 घंटे तक किसी भी जगह से लाइव तस्वीरें और वीडियो भेज सकता है। मान के चलिए कहीं किसी इलाके में संदिग्ध वस्तु मिली, उस जगह रोबो डॉग जा सकता है और कंट्रोल रूम तक सीधे फीड भेज सकता है। भारत में कई खेल प्रतियोगिताओं में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। कई देशों की सेनाएं निगरानी के लिए इनका उपयोग करने लगी। अब अस्पतालों में ऑपरेशन और इलाज के लिए भी रोबोट के इस्तेमाल होने लगे। एआई समिट में ऐसे रोबोटिक मशीनें भी दिखाई दी हैं। दावा है कि रोबोट्स अब 30 सेकंड में कैंसर के बारे में भी पता लगा सकते हैं। रोबोट समय के हिसाब से मरीज को दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मदद के लिए कई जगह छोटे रोबोट तैनात भी किए गए। अस्पतालों के रोबोट्स की कीमत 40,000 से 21 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसी तरह कुछ साइबरनेटिक रोबोट भी समिट में दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे रोबोट होते हैं जो लगातार फीडबैक पर फोकस करते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल में बिल काटना, सामानों की कीमत बताना, इसी तरह इंडस्ट्री में पार्ट्स उठाना, उन्हें एक साथ जोड़ना और खुद गलतियों को देखकर उसे ठीक करना, यह इसका मेन फंक्शन है। इसी तरह डांसिंग रोबोट भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। डांस करने वाले रोबोट एंटरटेनमेंट और एजुकेशन में काम आते हैं, लोगों के मेंटल हेल्थ सुधारने और थेरेपी में भी मदद करते हैं। सुनिए जरा एआई एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। एआई समिट है तो एआई समिट में क्या हो रहा है अभी एआई में क्या हो रहा है, हम कुछ भी सिक्योरिटी पॉस्चर लें पर हमारे जो साथी होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा एआई में डाल के सारा रिस्पॉन्स ले लेते हैं। बट क्लॉड ने अभी अभी एपीआई रिलीज किए हैं जिसमें हिस्ट्री भी जान सकते हो आप कि आपके किस एम्प्लॉय ने क्या डाला है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब सीएम को जहर देने का दावा। भगवंत मान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी सेहत गड़बड़ थी। उसके बाद खालिस्तान ने दावा किया कि भगवंत मान को जहर दिया है। यह खालिस्तान का दावा है। अब देखिए दावे की हकीकत क्या है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। पंजाब सीएम भगवंत मान मोहाली के अस्पताल में भर्ती हैं। मोगा में रैली के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल से ही भगवंत मान सीधे रैली करने पहुंचे थे और लेकिन रैली के बाद तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लौटे। मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर खालिस्तान के पोस्ट से हड़कंप मच गया। इसमें सीएम को जहरीला केमिकल पोलोनियम देने का दावा किया गया। भगवंत मान को बेअंत सिंह जैसा हाल करने की धमकी दी गई। खालिस्तान नेशनल आर्मी ने ईमेल भेजकर यह धमकी दी। सीएम मान को भाई दिलावर सिंह के वारिसों ने पोलोनियम संक्रमित किया, यह दावा किया गया। अगर वो बच गए तो उनका हाल बेअंत सिंह जैसा किया जाएगा। अस्पताल से मुख्यमंत्री की लाश निकलने तक की बात कही गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आईं। ईमेल में पंजाब के स्कूलों और अस्पताल में भी ब्लास्ट की धमकी दी गई।
सुरक्षा एजेंसियां धमकी भरे मेल की जांच कर रही हैं। तो भगवंत मान की सेहत अभी दुरुस्त है। उनकी पार्टी और समर्थकों का कहना है उन्हें कुछ और बीपी की शिकायत थी। आइए बारी है लाइव का। हर इंसान की जीभ में तरक्की और विनाश का राज छिपा होता है। अब यह आप पर है कि आप अपनी जुबान और शब्दों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि आपके शब्द बता देते हैं कि आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व कैसा है। आचार्य चाणक्य ने जुबान की ताकत को समझाते हुए कहा, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंति मानवा। मतलब विनम्र और मीठी वाणी से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। और मधुर बोलने में जब कोई खर्च नहीं लगता तो फिर इसमें कंजूसी क्यों करनी। जुबान में इतनी ताकत है कि बिगड़े काम को वो बना सकती है और फिसल जाए तो रिश्तों को भी काट सकती है। पुराने जमाने में शब्दों से कुछ लोग ऐसा दिल जीता करते थे कि राजा महाराजा इनाम में उन्हें हाथी घोड़े तक देते थे और गलत बात कहने पर हाथी के पैरों तले कुचलवा देने का आदेश देते थे। इसलिए तो कहते हैं हथियारों के जख्म तो भर जाते हैं लेकिन शब्दों के घाव जिंदगी भर नहीं भरते। इस तरह आचार्य चाणक्य ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए। सही शब्द और मीठी बात से आप भरोसा जीत सकते हैं, बड़े झगड़े टाल सकते हैं और एक गलत शब्द आपकी साख तक को मिट्टी में मिला सकता है। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करें, अपनी जिंदगी में उतारें और अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।